हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। अभी तक हम अकेले या तो वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे या फिर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। आइए आज हम संयुक्त रूप से दोनों क्षेत्रों को एक साथ पढ़ते हैं। तो संयुक्त रूप से वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। संयुक्त रूप से वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल in combined electric and magnetic field. तो हम पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित Q आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र E में स्थित Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इक्वल Q इंटू E। समीकरण 1। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत यहाँ छोड़िए में विवेग से गतिमान
आवेश Q पर लगने वाला बल चुंबकीय बल मैग्नेटिक फील्ड FM इक्वल Q V B साइन थीटा। चूंकि हम जानते हैं यदि दो वेक्टर, एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर ये B है, इनके बीच का ये कोण थीटा है, तो हम पढ़े हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू n कैप। ठीक, ये हम पढ़े हैं ए बी साइन थीटा, वैसे यहाँ है वी बी साइन थीटा। ठीक, तो इस सूत्र से हम इसको लिख देंगे V क्रॉस V, ये हो गया Q इंटू B क्रॉस V। ये है समीकरण 2। देखिए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू n कैप, जहाँ n कैप वेक्टर A व वेक्टर B से बने तल के लंबवत होता है, एकांक सदिश है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो बहरहाल यहाँ V साइन थीटा की जगह V क्रॉस B हम लिख दिए। अब ये क्या करें, अब संयुक्त रूप से वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल संयुक्त रूप से वैद्युत क्षेत्र E व चुंबकीय क्षेत्र B में आवेशित कण पर बल इसको लॉरेंज ने बताया था, इसलिए हम इसको लॉरेंज बल लिखते रहे हैं। F इक्वल यह वैद्युत बल Fe धन चुंबकीय बल Fm। अब इनका मान रख दिए, Fe का मान QE और प्लस Fm का मान Q B क्रॉस V। देखिए Q हर जगह से कॉमन हो गया, तो अथवा F बराबर मिला Q कॉमन वेक्टर E क्रॉस वेक्टर V प्लस V क्रॉस V। ये है समीकरण 3। चूंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व आवेशित कण का वेग v तीनों सदिश राशियां हैं, तो माना
जे अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र व इसके लंबवत के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र तथा इन दोनों के लंबवत आई अक्ष के अनुदिश v वेग से आवेशित कण गतिमान है। माना जे अक्ष के अनुदिश इसको लिखिए y अक्ष के अनुदिश y अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र E व इसके लंबवत Z अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B व दोनों क्षेत्रों के लंबवत x अक्ष के अनुदिश वेग v से आवेशित कण q आवेशित कण गतिमान है। अब यहाँ इसका चित्र देख लीजिए। ये आपका x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। और ये इन तीनों का कटान बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन। अब आप देखिए x अक्ष के अनुदिश है वेग v। अब आप पढ़े हैं x अक्ष के अनुदिश यूनिट एकांक सदिश, यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर i, y अक्ष के अनुदिश j और z अक्ष के अनुदिश k, ये होता है। तो देखिए x अक्ष के अनुदिश वेग है तो ये हो गया vi। ऐसे ही y अक्ष के अनुदिश देखिए वैद्युत क्षेत्र E है तो ये हो गया EJ। और z अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B है तो ये हो गया BK। ठीक, ये हो गया। अब देखिए समीकरण 3 से
बल F बराबर Q E प्लस B क्रॉस V जरा ये V क्रॉस V निकालिए। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़े हैं, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। वेक्टर V का मान देखिए कितना है, B के ये वेक्टर V का मान है B के, इसको लिख दे रहे हैं ये वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V का मान है VI, ये हो गया VI। तो ये हो गया B इंटू V K क्रॉस I। K क्रॉस I को हम J कहेंगे। ठीक, यहाँ आप ऐसा करिए कि वेक्टर V क्रॉस V लीजिए, यहाँ मिटा दे रहे हैं, वेक्टर V क्रॉस B लीजिए ऐसे। ठीक, तो अब हम वेक्टर V क्रॉस V यहाँ निकालें। कुछ भी निकालिए सबसे आएगा। तो यहाँ वेक्टर V क्रॉस V निकालें। सब कुछ चेंज हो गया। कुछ भी निकालते आता वही। वेक्टर V का मान देखिए VI क्रॉस वेक्टर B का मान है VK, यहाँ VV I क्रॉस K। क्रॉस प्रोडक्ट में आप कॉन्सेप्ट देखें, बताएं। ये आप चक्र लीजिए, किसी एक दिशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। ये आपका I है, ये J है, ये K है। किसी एक दिशा में आप चलिए, I से J चले तो K मिला, J से K चले तो I मिला। अब K से I चलेंगे तो J मिलेगा। ये K से I चलते तो J मिलता, हम I से K चल रहे हैं तो माइनस J मिल जाएगा। तो ये हो गया भैया माइनस VBJ। ठीक, तो आइए यही मान यहाँ रखें, तो बल F बराबर हो गया Q। और वेक्टर E देखिए किधर है, J की दिशा में। वेक्टर E का मान है EJ प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V क्या है, माइनस VBJ। दो चिन्ह साथ नहीं रहेंगे तो ब्रैकेट लगा दिए ऐसे। अब आप देखिए इनको हल कीजिए तो ये हो गया Q। J देखिए दोनों में कॉमन ले लीजिए ऐसे। बचा क्या, यहाँ बच गया E प्लस में माइनस का गुणा माइनस VB। तो इस ढंग से आपका बल F आ गया ऐसे। ठीक, तो इस ढंग से हम लोगों ने संयुक्त रूप से वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कण की गति पढ़ा। ये जो अभी हमने बदला है V क्रॉस B लिखे हैं, आप पहले की तरह लेते तो ये प्लस रहता केवल, बस कोई अंतर न होता है। आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आइए आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है साइक्लोट्रॉन।
आइए हम साइक्लोट्रॉन पढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको तैयार रखना है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों अथवा आयनों का उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने वाला एक यंत्र है। यह आवेशित कणों अथवा आयनों का उच्च ऊर्जा तक उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाला एक यंत्र है। इसका आविष्कार नाभिकीय संरचना के लिए सन 1934 ईस्वी में लॉरेंज तथा लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिकों ने किया था। इसका आविष्कार नाभिक संरचना के लिए सन 1934 में लॉरेंज तथा लिविंगस्टन नामक
वैज्ञानिकों ने किया था। आवेशित कणों की ऊर्जा वृद्धि के लिए इसमें संयुक्त रूप से वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग किया जाता है। आवेशित कणों की ऊर्जा वृद्धि के लिए इसमें संयुक्त रूप से वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग किया जाता है। चूंकि यहाँ दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्रॉसिस क्षेत्र कहते हैं। चूंकि दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत कार्य करते हैं, अतः इन्हें क्रॉसिस क्षेत्र कहते हैं। साइक्लोट्रॉन इस तथ्य का उपयोग करता है साइक्लोट्रॉन निम्न तथ्य का उपयोग करता है। वो तथ्य कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों के परिक्रमण की आवृत्ति कण की
ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। है इसी कथन पर यह साइक्लोट्रॉन यहाँ कार्य करता है। अधिकांश समय तक आवेशित कण डी आकार की धातु की दो अर्धवृत्ताकार पात्रों, जिसे हम डिश कहते हैं, के अंदर गत करते रहते हैं। अधिकांश समय तक आवेशित कण डी आकार की दो अर्धवृत्ताकार धातु की दो अर्धवृत्ताकार पात्रों, जिसे डिश कहते हैं। यहाँ दो डी हैं तो इसीलिए हम इसको डिश कह दे रहे हैं, DEES डिश कहते हैं। अर्धवृत्ताकार पात्रों में गति करते रहते हैं। साइक्लोट्रॉन का समायोजन ये चित्र में प्रदर्शित है। ये इसको D1, इसको D2, यहाँ एक विक्षेप प्लेट लगी है, विक्षेपक प्लेट,
ये निर्गत छिद्र है, निर्गत झिल्ली, और ये आपका आवेशित कण है, ये आवेशित कण, यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज, उच्च ऊर्जा, उच्च ऊर्जा का या उच्च विभव का प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये सब लगे हुए हैं। ये इसका केंद्र मान लीजिए P। इस ढंग से ये दक्षिणावर्त दिशा में मान लीजिए गति कर रहा है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अर्थात कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर है, जिसे हम डॉट द्वारा दिखा रहे हैं। ऐसे आपका कागज है तो आप कागज तल लिखिए। ठीक, ये क्या है? कागज तल के लंबवत ऊपर, जिसे हम डॉट द्वारा दिखाएंगे। कागज तल के लंबवत ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, कागज तल के लंबवत ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है ये। धातु के बॉक्सों के भीतर आवेशित कण परिरक्षित रहता है।
धातु के बॉक्सों के भीतर आवेशित कण परिरक्षित रहता है। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता। किंतु चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। अतः आवेशित कण को केंद्र P पर मुक्त कर दिया जाए तो एक डी के अंदर अर्ध वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त दिशा में वर्तुल गति करता है। जिसमें T/2 समय पश्चात दोनों डीज के रिक्त स्थानों में पहुंच जाता है। जहां आवर्तकाल T बराबर 2πm/qb समीकरण 1 अथवा आवृत्ति न्यू बराबर इसी आवर्तकाल का उल्टा
QV/2πm। दोनों डीज के बीच उच्च ऊर्जा का प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसे हम साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं। डीज दोनों डीज के बीच आरोपित उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति के बराबर होती है। इसे अनुनाद की शर्त कहते हैं। जितने समय में कण अर्धचक्र पूरा करता है उतने समय में डीज की ध्रुवता बदल जाती है। डीज के भीतर आवेशित कण उन्हीं क्षेत्रों में गति करता है जहां वैद्युत क्षेत्र नहीं रहता, किंतु प्रत्येक बार जब कण एक डीज से दूसरे डीज में जाता है तो वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है।
आवेशित कण डी के भीतर उन्हीं क्षेत्रों में गत करता है जहां वैद्युत क्षेत्र नहीं रहता। प्रत्येक बार जब कण एक डी से दूसरे डी में जाता है तो वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है। प्रत्यावर्ती रूप से क्षेत्र का चिन्ह बदल जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कण वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है। और प्रत्येक बार ऊर्जा में QV वृद्धि होती है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कण डीज के बराबर त्रिज्या के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेता। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस समय विक्षेपित होकर वेग
v बराबर क्यू बी आर बटे एम। इसको 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। विक्षेपित होकर वेग v से निर्गम झिर्री द्वारा बाहर निकल जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर बराबर, ये v का ऊपर वाला मान रखिए तो स्क्वायर है तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 2। यहाँ m स्क्वायर होगा, इस m से कट जाएगा 2m। ये समीकरण 7। इस प्रकार साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि इसकी आवृत्ति अथवा आवर्तकाल वेग, त्रिज्या व गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति अथवा आवर्तकाल साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति अथवा आवर्तकाल आवेशित कण के वेग, पथ की त्रिज्या अथवा गतिज ऊर्जा
पर निर्भर नहीं करता। उपयोग साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित उच्च ऊर्जा वाले कणों की नाभिक पर बमबारी करके नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने में ठोसों में कणों को रोपित करके इसके गुणों को संशोधित करने में तथा नए पदार्थों के संश्लेषण में इससे रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में इन रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग अस्पतालों में रोगों के निदान व उपचार में किया जाता है। इस प्रकार हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।